गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग पिछले क्लास में देख रहे थे मैट्रिक स्पेस का कुछ कंसेप्ट देखे थे, डेफिनेशन देखे थे और उसका कुछ एग्जांपल देखे थे। आज हम लोग देखने वाले हैं एक दो और एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम लोग फिर शुरू करेंगे एक थ्योरम। तो आज एक और एग्जांपल है जो कि बढ़िया एग्जांपल है। चारों एग्जाम्स को मैट्रिक स्पेस का ऑलवेज रिमेम्बर रखोगे, M1, M2, M3, M4। जैसा कि तुमने देखा है M1, M2, M3, M4 क्या क्या है, तो उसी हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल भी उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाएगा। बोलता है कि लेट x बी एन आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट, arbitrary non-empty set so that the function d defined by dxy बराबर 1 होगा if x नॉट इक्वल टू y और 0 होगा if x इक्वल टू y फॉर ऑल x y belongs to x is a metric on x, is a metric on x, यही लाना है। is a metric on x। तो बोला है कि x कोई आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट है, सो दैट करना है कि द फंक्शन d डिफाइंड बाय dxy का वैल्यू 1 होगा if x नॉट इक्वल टू y और बराबर 0 होगा if x इक्वल टू y, बराबर 0 होगा if x इक्वल टू y फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x। तो ये एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 0 है। इस d को बोलता है मैट्रिक ऑन x है। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक ऑन x बनाने के लिए चारों पोस्टुलेट्स को होल्ड कराते हैं। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं M1 dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू x। ऐसा क्यों? सिंस अगर हम लोग देखें dxy का वैल्यू, तो एक वैल्यू 1 है, एक वैल्यू 0 है, मतलब इसको लिख सकते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिंस आइदर dxy बराबर 0 और dxy बराबर 1। तुम्हारा लिखने का तरीका अलग अलग है। पहले इसको भी डाल सकते हो, सिंस दिस मच इज इक्वल टू दिस मच एंड देन dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या इसको लिख के बिकॉज सिंस करके लिख दो। तो dxy का वैल्यू 0 है और 1 है, इसका मतलब है कि dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। नंबर 2 ले लेते हैं M2। M2 में बोलता है dxy बराबर 0 होगा I डबल एफ x बराबर y। तुम देख पा रहे हो I डबल एफ x बराबर y बाय डेफिनेशन dxy बराबर 0 होगा I डबल एफ या if। कौन आ गया? लेट में कौन आता है भाई? पंचम मत तो किसका माइक ऑन है जी? माइक बंद करो। बाय डेफिनेशन M3 में आते हैं हम लोग। M3 में एक बार ले लेते हैं हम लोग x नॉट इक्वल टू y, क्योंकि इसमें हम लोग को दिखाना है सिमेट्री प्रॉपर्टी। x नॉट इक्वल टू y, तो हम लोग देखते हैं कि dxy x नॉट इक्वल टू y बराबर 1 है, तो dxy बराबर 1 बराबर dyx। dxy रखो या yx रखो, x नॉट इक्वल टू y है तो उसका वैल्यू 1 दिया हुआ है। और अगर हम लोग ऑल्सो if x इक्वल टू y ले तो dxy बराबर 0 बराबर dyx। तो दोनों ही केस में dxy बराबर dyx आ रहा है, dxy बराबर dyx आ रहा है। इसका मतलब है हेंस हम लोग बोल सकते हैं हेंस dxy बराबर dyx फॉर ऑल x y बिलोंग्स टू x।
हम लोग को नंबर 4 प्रूफ करना है M4 में। M4 जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी है, तो 3 को एलिमेंट ले लेते हैं हम लोग। लेट x y z बिलोंग्स टू x, 3 को एलिमेंट ले लिया। अब ले लेते हैं हम लोग इफ x इक्वल टू y। अगर x इक्वल टू y लें एंड नॉट इक्वल टू z लें, x इक्वल टू y ले या फिर दो ही कोई बराबर हो सकता है ना, और नॉट इक्वल टू z लें, देन हम लोग बोलेंगे कि dxy बराबर 0। अगर x इक्वल टू y है तो dxy बराबर 0 होगा, और dxz बराबर 1 होगा एंड dzy बराबर 1 होगा। अच्छा से देखो, x बराबर y लिए हैं लेकिन नॉट इक्वल टू z लिए हैं। मतलब हो गया कि x बराबर y के लिए dxy बराबर 0 आएगा। dxz अगर ले तो चूंकि x नॉट इक्वल टू z है तो ये 1 आ जाएगा, और dzy ले तो चूंकि z नॉट इक्वल टू y है, यहां से देखो y नॉट इक्वल टू z है तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। इसका मतलब हेंस इस केस में अगर देखें हम लोग तो dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। इस केस में हम लोग देखें कि x नॉट इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z। अब उल्टा लेते हैं, x बराबर z लेंगे, नॉट इक्वल टू y लेंगे। उस केस में भी अगर हम लोग बराबर साबित कर दें तो M4 आ जाएगा। चूंकि 3 एलिमेंट है यहाँ पर और यहाँ दो ही है, दो ही के बारे में बात करना है, तो इसको 2 केस बनाना पड़ेगा, x इक्वल टू y नॉट इक्वल टू z, और दूसरा केस बनाएंगे x इक्वल टू z बट नॉट इक्वल टू y। उसी तरह इन तीनों का वैल्यू रखेंगे और इसको सेटिस्फाई कराएंगे। जैसे कि तुम देख पा रहे हो dxz का वैल्यू 1 है, dzy का वैल्यू 1 है, dxy का वैल्यू 0 है। इसका मतलब हम लोग इसको हम लोग ऐसे करके लिख लें, 0 लेस देन इक्वल टू 2 लिख सकते हैं हम लोग। 0 2 से बड़ा या बराबर है या छोटा है, दोनों में से कोई एक तो है। ये वैल्यू 0 है, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1। ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं। और इसको भी लिख सकते हैं 4 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1। 0 का वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का वैल्यू पुट कर देंगे, 1 का वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी इस केस में सेटिस्फाई कर जाएगा। ले लो तो रोहित। चलो इसको याद रख लेना क्वेश्चन को, ताकि हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को बना सकें। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं नंबर 2 में इफ, नेक्स्ट केस लेते हैं इफ x इक्वल टू z एंड नॉट इक्वल टू y, देन हम लोग बोलेंगे dxz बराबर नॉट इक्वल टू है, xz बराबर 0 आएगा जो कि बराबर वाला आ रहा है, एंड dzy बराबर 1 लेंगे जो कि नॉट इक्वल टू वाला आ रहा है, एंड dxy बराबर ले लेंगे हम लोग 1। इस केस में भी देखें हम लोग कि इसका वैल्यू 0 है, 0 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 1, और 0 का वैल्यू लिख देते हैं हम लोग 0 का वैल्यू इसको लिख देते हैं हम लोग dxy बराबर 1 है ना, तो यहां नहीं, ऐसे नहीं, तो dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। यहाँ dxy का वैल्यू कितना है देखो 1 है, 1 लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना है xz का 0, यहाँ पर इसका है 1, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 1, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। देन इन ईच केस देखते हैं हम लोग dxy लेस देन इक्वल टू dxz प्लस dzy। हेंस सिंस D satisfy all the 4 postulates, all the 4 postulates are satisfied,
Hence D is a metric on X। बस यही एग्जाम्पल था, कंडीशन वाला एग्जाम्पल। दोनों ही केस में हम लोग देखे कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं। आप हर केस में दो को बराबर क्यों ले रहे हैं? तीनों को डिफरेंट भी तो नहीं सर। किसको? x equal to z not equal to y not x not equal to z not equal to y। यहाँ कोई ऐसा भी तो बन सकता है कि x not equal to z x not equal to y। ऐसा कैसे बनेगा? दो को बराबर रहेगा ना, दो का एलिमेंट हमको लेना था, तीनों डिफरेंट लेंगे। नहीं 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 तो अपने से आर्बिट्री एलिमेंट लेना है ना कोई भी। नहीं, यहाँ पर जो वैल्यू लिखा हुआ है कि दो ही कंडीशन दिया हुआ है ना, dxy का दो ही वैल्यू दिया हुआ है। एक वैल्यू 1 दिया हुआ है जब x नॉट इक्वल टू y, और एक वैल्यू बराबर 0 दिया हुआ है जब x बराबर y। तो ऐसा लेना है जो दोनों कंडीशन को होल्ड करे, दोनों का वैल्यू हम लोग यूज कर पाए। समझा सर? अगर इस क्वेश्चन से हम हट के अगर सोचें, हाँ, तो वहाँ पे जब हम x y और z ले रहे होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे डिफरेंट होंगे सारे आपस में। यहाँ पर हट के नहीं सोच सकते हो ना। यहाँ पर d को डिफाइन करके दे दिया है कि d का वैल्यू या तो 1 होगा या तो 0 होगा। 1 होगा d का वैल्यू अगर x नॉट इक्वल टू y हो, और बराबर 0 होगा जब x इक्वल टू y हो। तो इस तरह का कंडीशन बनाना है कि इसी दोनों वैल्यू का यूज करके तुमको ट्रायंगल इनइक्वालिटी लाना है। तो ऐसे केस में तुम क्या सपोज करोगे? एक इक्वल टू, एक नॉट इक्वल टू। वो ठीक है, लेकिन हम ऐसा क्यों चले? मतलब कहने का मतलब तीनों का तीनों डिफरेंट एलिमेंट तो अपने ऊपर लेने पे बनता है ना, हम उसके अनुसार क्यों ले? एलिमेंट तो कोई भी ले सकते हैं। नहीं तीनों डिफरेंट भी तो ले सकते हैं। तो जिस तरह का डी डिफाइन करके देगा ना, जिस तरह का डी डिफाइन करके देगा उसी तरह का ना सोचोगे। इस पर तुम घर में गहराई से सोचना, तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये बात। ठीक है, आराम से हो जाएगा, बहुत दिक्कत नहीं है, छोटा चीज है। चलो नेक्स्ट, एकदम आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेट जैसा डिफाइन करके दिया रहेगा वैसे ही बनाएंगे। एक्स बी द सेट ऑफ all real valued function, set of all real valued function, all real valued continuous function दिया हुआ है, continuous function, all real valued continuous function define on the closed interval 0 1, let D such that x cross x to R be defined as DFG। यहां जैसा डिफाइन करके देगा वैसा ही हम लोग काम करना है। 0 to 1 मॉड ऑफ fx माइनस gx, इससे हट के हम लोग नहीं सोच सकते। dx for all f g belongs to x so that D is a metric on x। बोलता है कि x कोई सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफाइन हो रहा है ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1, डिफाइन हो रहा है ऑन द क्लोज इंटरवल 0 1। लेट D such that x cross x to R, ये तो डिफाइन किया हुआ है। बी डिफाइन एज मतलब डी एफ जी का वैल्यू तुमको ऐसा लेना है कि डी एफ जी का मतलब यहां पर निकलेगा 0 to 1, कुछ भी नहीं सोच सकते इसके अलावा। एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स, एफ जी बिलोंग्स टू एक्स, ये एफ जी जो है ये एक्स का एलिमेंट है। शो करना है कि डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। तो डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स मतलब चारों प्रॉपर्टी को हम लोग होल्ड कराना है। यहां पर एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस all the functions are continuous, all the functions are continuous, hence they are integrable। integrable कहने का मतलब Riemann integrable मतलब सारा कंटिन्यूअस फंक्शन है तो ये R इंटीग्रेबल होगा। तब हम लोग M1 लेंगे। M1 में बोलता है कि एज
हम लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ एज है एज मॉड एफ एक्स माइनस जी एक्स। मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 0 to 1 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं डी एफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पहला पोस्टुलेट्स होगा। तो अगर तुम कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा लेते हो, कोई भी वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर लेते हो और उसे 0 से 1 के बीच इंटीग्रेट करोगे तो पक्का है कि उसका वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा या बराबर आएगा। इसका मतलब है इसका वैल्यू या तो एक बार 0 रखोगे या तो 0 से बड़ा रखोगे, तो उसका वैल्यू 0 और 1 के बीच हमेशा 0 से बड़ा या बराबर होगा। इसका मतलब पहला पोस्टुलेट सोल्व कर रहा है डी एफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब पहले इतना बनाना है, उसके बाद उसकी जगह लिख देना है डी एफ जी। ले लो तो रोहित, ले लिया सर। सर जो लिखे एज मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स, अच्छा उसको फिर लेकर के इसको पढ़। देखो ये बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है। अगर तुम राइमन इंटीग्रल खोल के देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कोई भी वैल्यू, कोई भी फंक्शन का वैल्यू अगर 0 से बड़ा या बराबर है तो उसका लिमिट लगाएंगे 0 से 1 के बीच, फाइनाइट लिमिट, तो 0 से बड़ा या बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी है। कोई भी ऐसे नहीं लिखा जाता है, बिना मतलब का नहीं लिखा जाएगा, हमेशा उसका मीनिंग निकलता है, उसका प्रॉपर्टी होता है तभी वो यूज होता है। चाहे तुम उसको पढ़े हो चाहे तुम उसको नहीं पढ़े हो, तुमको जानना पड़ेगा उसको। नंबर 3 में आते हैं हम लोग। तो पहला प्रॉपर्टी हो गया है, हम लोग M2 में आते हैं। M2 में बोलता है कि इफ एफ एक्स बराबर जी एक्स देन एफ एक्स माइनस जी एक्स बराबर 0 होगा, और 0 अगर कोई वैल्यू होता है तो 0 से 1 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स का वैल्यू 0 होगा, आई डबल एफ एफ बराबर जी। यहां से हम लोग देखते हैं कि डी एफ जी का वैल्यू 0 होगा, आई डबल एफ एफ बराबर जी। मतलब एफ बराबर जी तुम लेके चलोगे तो एफ एक्स माइनस जी एक्स का वैल्यू जो है 0 के बराबर आएगा। इसका मतलब उसका मॉडुलस भी 0 होगा, मतलब उसका इंटीग्रल भी 0 आएगा। इसका मतलब है कि ये बराबर 0 होगा जब एफ आई डबल एफ लिख सकते हो, चूंकि एफ बराबर जी ये अगर ले रहे हो तो ये आ रहा है, और ये लोगे तो ये एफ बराबर जी पक्का आएगा, क्योंकि इसके बदले में फिर ये वाला लिखना पड़ेगा और उसके बाद फिर इक्वालिटी आ जाएगा एफ बराबर जी। नेक्स्ट आ जाओ M3 के बारे में। M3 में बात बोलता है कि मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स को लिखा जा सकता है मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स। चूंकि तुम समझ रहे हो मॉडुलस है, और दोनों तरफ अगर हम लोग लिमिट बिठा दें 0 to 1 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स बराबर 0 to 1 मॉड ऑफ जी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स। दोनों तरफ अगर हम लोग मॉड लगा दें, दोनों तरफ अगर इंटीग्रल लगा दें 0 से 1 के बीच में, जो कि हम लोग लगा सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं, यहीं से बोल देते हैं, दिस इंप्लाई बोल सकते हैं कि डी एफ जी बराबर डी जी एफ। तो ये क्या बोलता है, ये कौन सा प्रॉपर्टी है? सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी होल्ड किया। नेक्स्ट आते हैं M4 में। M4 में 3 एलिमेंट लेना पड़ेगा। लेट एफ जी एच बिलोंग्स टू एक्स, पहले तो ये लिखना पड़ेगा तुमको, एफ जी एच बिलोंग्स टू एक्स। उसके बाद डी एफ जी लेके चलना पड़ेगा। डी एफ जी को तुम लिख सकते हो 0 to 1 मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। ओके, अब एच एक्स को इंट्रोड्यूस कर दो बीच में, एच एक्स को इंट्रोड्यूस कर दो 0 to 1 डी एफ जी हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इंट्रोड्यूस करोगे तो एफ एक्स माइनस एच एक्स प्लस एच एक्स माइनस जी एक्स इंट्रोड्यूस कर दिया। इसका मतलब है कि इसको लिख सकते हैं हम लोग लेस देन इक्वल टू 0 से 1 के बीच अगर तोड़ते हैं तो मॉड एफ एक्स माइनस एच एक्स डी एक्स प्लस, मॉड के अंदर हो या बाहर हो, ये दोनों को अगर साथ लेके अलग अलग करके तोड़ेंगे तो ये लेस देन इक्वल टू आएगा 0 to 1, ये आ जाएगा एच एक्स माइनस जी एक्स का मॉड, और इसी को हम लोग लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू डी एफ जी डी एफ एक्स सॉरी
और इसी को लिख सकते हैं DHG। तो हम लोग बोलेंगे ऑल द फोर postulates are satisfied, hence D is a metric on X। ले लो तो रोहित। ओके सर। अनुज, छाया, रोहित, निशा, पंचम, पवन, क्वीन, राखी, रवि, रुपेश सब है। ये दोनों एग्जाम्पल हम लोग का रेडी है। ये 4 हुआ। एक हम लोग के पास थ्योरम है जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं। जरा ढंग से देखोगे इस थ्योरम को। बोलता है कि लेट XD बी ए मैट्रिक स्पेस, XD be a metric space and let XYZ belongs to XYZ be the any 3 points of X। then बोलना चाहता है कि DXY greater than equal to DXZ minus DZY। ये प्रूफ करने बोलता है। DXY greater than equal to DXZ minus DZY, ऐसे प्रूफ करने बोलता है। यहां पर बोलना चाहता है कि XD कोई मैट्रिक स्पेस है। XD कोई मैट्रिक स्पेस है, कहने का मतलब D इज अ मैट्रिक ऑन X है। लेट XD बी ए मैट्रिक स्पेस, क्या दिया हुआ है जरा से हम लोग देखें। XD बी ए मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, दैट इज D इज ए मैट्रिक ऑन X। इसका मतलब है कि D मैट्रिक ऑन X है। दैट इज वी हैव all the four postulates, we have all the four postulates। ये बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, क्योंकि यहां से तुम निकालना सीख रहे हो। तो we have all the four postulates of D on X। मतलब मेरे पास चारों postulates है। मतलब कहीं पर अगर हमको यूज करना पड़ा DXY greater than equal to 0 तो हम लोग यूज कर पाएंगे। DXY बराबर 0 यूज कर पाएंगे, IFF X = Y। M3 को यूज कर पाएंगे, दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। DYX को कहीं पर लिखना होगा, DXY तो उसको भी यूज कर पाएंगे। और चौथा ट्रायंगल इनइक्वालिटी को भी अगर यूज करना होगा तो उसको भी यूज कर पाएंगे। मतलब ये चारों है मेरे पास। तब हम लोग को प्रूफ करना है, गौर से देखना। देन वी हैव टू शो दैट इसको पहले हम ब्रेक करने वाले हैं। DXY ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ DXZ माइनस DZY। इस मॉडुलस को ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? दिस इंप्लाइज, हम लोग अगर इसको उल्टा लिखना चाहें तो DXZ माइनस DZY, ऐसे ही जानते हैं हम लोग।
ये लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई होगा, पक्का है। डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। इसका मतलब है दैट इज डी, इसका मतलब है कि डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू माइनस ऑफ डी एक्स वाई। यहां से दो पार्ट में मेरे पास बना। ये दोनों पार्ट क्या क्या है? पहला है डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई। पहले ये प्रूफ करना है। तुम देख पा रहे हो डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई। और एक प्रूफ करना है डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अगर इतना तुम तोड़ पा रहे हो, यही दोनों चीज को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने का मतलब ये प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ, कहने का मतलब हो गया कि ये प्रूफ हुआ, और ये प्रूफ होने का मतलब ये प्रूफ हुआ। ये समझ में आया? हाँ, यस सर, ये मॉड्यूलस का प्रॉपर्टी। चूंकि मॉडुलस का प्रॉपर्टी हम लोग ऐसे ही जानते हैं, इसीलिए हम लोग इसको तैयार किए इसी तरह से। माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू ए लेस देन इक्वल टू माइनस ए। मतलब इसको लाने के लिए तुमको एक्स दो पार्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। एक एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस ए, एक लेस देन इक्वल टू ए। वही चीज को यहाँ पर लगाए हैं। तो पहला हम लोग लेके चले इसको कि डी एक्स जेड लेस देन डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई को कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे। तो हम लोग अगर वी नो बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी, ट्रायंगल इनइक्वालिटी मतलब M4 वाला बोल रहे हैं, मतलब दैट इज M4। M4 से अगर हम लोग लिखना चाहें तो डी एक्स जेड को कितना लिख पाएंगे? लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, बीच में वाई जोड़ देना है, डी वाई जेड यही जोड़ देना है। डन, लिख पाएंगे? यस सर। याद रखना मेरे पास चारों पोस्टुलेट्स है। तो यहां पर देखते हैं, देखते जाओ ना। डी एक्स जेड, यहां पर डी जेड वाई है, तो क्यों ना इसको हम लोग डी एक्स वाई को प्लस डी जेड वाई लिख दें बाय M3, सिमिलर प्रॉपर्टी बाय M3 सिमेट्री वाला बाय M3। और अब डी एक्स जेड यहाँ पर पहले से मौजूद है। अब इसको इधर ले आते हैं। डी एक्स जेड एकदम देखते देखते प्रूफ करना है। डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। आ गया इतना दूर। अब अगर हम लोग माइनस से इसको गुना कर दें, कौन वाला आ गया? साइन ऑफ इनइक्वालिटी चलेगा। नहीं, ये वाला आ गया सर, वही ठीक है वही। ये वाला आ गया। नंबर 2 प्रूफ हो गया। ये घबराने का बात नहीं है। डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई, ये प्रूफ हुआ है। ओके, तुम गौर से देखो, डी एक्स जेड को लेके चले और कुछ नहीं किए। डी एक्स वाई डी वाई जेड, इसको M3 से लिख दिया, डी जेड वाई को इधर ले आए। ये वाला प्रूफ हो गया। हेंस 2 इज प्रूफ, 2 इज प्रूफ। टू प्रूव हो चुका। अब इसको अगर हम लोग लेके चले तुम कोई भी लेके चल सकते हो। तुम डी एक्स वाई को लेके चलो ना, घबराने का बात नहीं है, कोई भी लेके चल सकते हो। डी एक्स वाई लेस देन इक्वल टू, बोलो, डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई लिख दिया। अब यहां पर एक्स वाई के साथ क्या क्या है देखो तो, एक्स जेड है, डी जेड वाई है, डी जेड वाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि डी एक्स जेड इसको इधर ले आते हैं और उसको उधर ले जाते हैं, डी जेड वाई। ये हो जाएगा माइनस डी जेड वाई लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड माइनस डी एक्स वाई। आ गया। ये डी एक्स वाई को एक ही साइड रखना है, ऐसे ई वाला लाना है ना, सॉरी। डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई। इससे प्रूफ नहीं होगा सर, वो सेकंड वाला लीजिए। इस बार आप लीजिए जेड और वाई जेड,
इस बार वाई जेड लीजिए। देख लेते हैं, एक सेट नहीं करेगा तो दूसरा सेट करेंगे ना। डी जेड वाई ले लें, डी एक्स जेड को ही ले ले तो नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। डी एक्स जेड पे आ चुका है वो चीज, डी वाई जेड लीजिए। डी वाई जेड अगर लेते हैं तो लेस देन इक्वल टू आता है डी वाई एक्स प्लस डी एक्स जेड, बीच में एक्स डाल दिया। यहां हम लोग लिख सकते हैं इसको डी एक्स वाई, और इसको, ये अपने जगह पर है, इसको लिख सकते हैं हम लोग डी जेड वाई। आओ तो डी एक्स जेड, अब इधर ले आते हैं, डी जेड वाई, एक मिनट, माइनस डी एक्स जेड लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई। अब माइनस साइन से गुना करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाइंग बाय माइनस, तो डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस डी एक्स वाई। आ गया, साइन पलट गया, ये रहा, वन इज प्रूव्ड। और अगर ये दोनों प्रूव है तो तुम जान रहे हो कि क्या होने वाला है। हेंस इसको हम लोग फाइनल करेंगे नेक्स्ट पेज पे। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लो, इसमें बहुत ही शानदार सवाल है। परीक्षा में इसको ज्यादा देख के जाओगे गलती हो जाएगा, अपना कॉमन सेंस लगा के चलोगे तो ये सही बनेगा। सबसे पहले इसको हम लोग तोड़ लिए हैं दो पार्ट में, तुम देख रहे हो ना, दो पार्ट में तोड़ के दो पार्ट में बना लिए हम लोग। दो पार्ट में कौन कौन सा लाना है, एक लाना था ये वाला, एक लाना था ये वाला। तो एक्सजेड लेके चले तो एक्सजेड लेके चले तो ये वाला आ गया, वाईजेड लेके चले तो ये वाला आ गया, तो बहुत दिक्कत नहीं है। फाइनली हम लोग लिखे दें, लिख लेते हैं। फाइनली बोल दें कि डी एक्स वाई पहले ही सब कुछ बता चुके हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई, नो प्रॉब्लम। ले लो रोहित। ओके सर, समझ में आया पूरा? यस सर। तो ये बढ़िया थ्योरम था, इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसको बोलेंगे हम लोग, वो थ्योरम था ये। नेक्स्ट, ये थ्योरम भी तैयार। नेक्स्ट आता है सम इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। सम इंपॉर्टेंट इनइक्वालिटी। पहला इनइक्वालिटी तो तुम लोग जानते हो कि a प्लस बी का मॉड लेस देन इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड बी, ये सभी कोई जानते हो। इसको जनरलाइज भी कर सकते हैं, इट कैन बी जनरलाइज्ड, इट कैन बी generalized, it can be generalized a1 plus a2 plus a3 plus dot 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 an less than equal to mod a1 mod a2 plus dot 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 mod an। इसको जनरलाइज किया जा सकता है। It is time to upgrade। Now proceed, it can be generalized। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो बेहद शानदार है और इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा। a प्लस बी का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस मॉड ऑफ a प्लस बी। ऐसे a प्लस बी का मॉड डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए बी, ये लेस देन इक्वल टू होगा मॉड a बाई 1 प्लस मॉड a प्लस मॉड b बाई 1 प्लस मॉड b। ये बेहद इंपॉर्टेंट है बीबीआई। मॉड a प्लस बी 1 प्लस a प्लस बी का मॉड इस तरह का है, तो मॉड a बाई 1 प्लस मॉड a लेस देन इक्वल टू मॉड b बाई 1 प्लस मॉड b। ऐसे तीसरा है जिसको बोलते हैं कुछ चीज स्क्वायर इनइक्वालिटी। कुछ चीज स्क्वायर
इनइक्वालिटी, ये बोलना चाहता है मॉड ऑफ समेशन ऑफ ए के बी के बराबर 1 से लेके n, ये लेस देन इक्वल टू होगा अंडर रूट ए के का स्क्वायर के बराबर 1 से लेके n इंटू बी के का स्क्वायर के बराबर 1 से लेके n, इस तरह का आएगा। ये बोलना चाहता है कुछ चीज स्क्वायर इनइक्वालिटी में मॉड ऑफ के बराबर 1 से लेके n ए के बी के लेस देन इक्वल टू होगा समेशन ऑफ ए के स्क्वायर के बराबर 1 से n और बी के स्क्वायर। मतलब हो गया इसका, दैट इज, इसको अगर ब्रेक करते हैं हम लोग तो लिखते a1 b1 a2 b2 डॉट 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 an bn। देख पा रहे हो सबका सम है, ये लेस देन इक्वल टू होगा अंडर रूट a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर डॉट 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 an स्क्वायर इंटू b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर डॉट 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 bn स्क्वायर, इस तरह का आएगा। तो ये इनइक्वालिटी में बोलता है कि ए के बी के, मतलब इसका सम अगर ले हम लोग मॉडुलस का प्रोडक्ट वाला पार्ट लें a1 b1 a2 b2 डॉट 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 an bn लेस देन इक्वल टू, ये अंडर रूट हो जाएगा, इसको ब्रेक करोगे a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर डॉट 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 an स्क्वायर b1 स्क्वायर b2 स्क्वायर डॉट 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 bn स्क्वायर, इस तरह का चीज आएगा। इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, इसी को, और समेशन ए के बी के बराबर 1 से लेके n का होल स्क्वायर, तुम देख पा रहे हो इसका स्क्वायर रूट हटाए हैं तो इसको स्क्वायर लग गया है, लेस देन इक्वल टू समेशन ए के स्क्वायर के बराबर 1 से लेके n और समेशन बी के स्क्वायर के बराबर 1 से लेके n, इस तरह का इनइक्वालिटी आएगा। ये हमेशा लेस देन इक्वल टू में टूटता है, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू में टूटता है। ले लो तो रोहित, तो जैसा कि तुमने देखा मैट्रिक स्पेस में कई सारे एग्जांपल्स को हमने बनाया, कई सारे चीज आएंगे। मैट्रिक स्पेस में क्लास गैप करना बहुत बड़ा हानिकारक हो सकता है, पहले बात बता रहे हैं, क्योंकि एक क्लास और इसका जनरल क्लास होगा, उसके बाद हम लोग चले जाएंगे नेबरहुड में, ओपन सेट क्लोज सेट नेबरहुड में चले जाएंगे, और वहां पर क्लास मिस करना बहुत बड़ा घाटे का सौदा हो सकता है, क्योंकि सारा इंटरकनेक्टेड आएगा। बेहतरीन किताब है मैट्रिक स्पेस, तो हम लोग इसका पढ़ाई जारी रखेंगे। कल हम लोग मिलेंगे, कल कितने बजे क्लास है रोहित? कल नहीं, 2 बजे। 2 बजे हम लोग मिलेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन, लैपलास का डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्ट बहुत जल्द लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन फिनिश होने वाला है, और उसके जगह पर हम लोग शुरू करने वाले हैं स्पेशल फंक्शन बहुत जल्द। तो कल का सवाल ऐसा होगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। हम पहले बता चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन से एक क्वेश्चन आता ही आता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, डिफरेंशियल इक्वेशन का आना ही है, और पूरे लैपलास का सबसे इजी पार्ट वो डिफरेंशियल इक्वेशन ही होता है। इनवर्स वाला चैप्टर को थोड़ा सा देख के बैठना, इनवर्स और सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम, फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम दोनों को देख कर ही बैठना। 15 मिनट देखोगे पूरा का पूरा साथ नजर आएगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट। कुछ बोल रहा था क्या रुपेश? क्या हुआ? ये बोल रहा था कौन सा राइटर का पढ़ना चाहिए लोगों? मैट्रिक स्पेस, हाँ सर, लालजी प्रसाद। हाँ ठीक है। एक